दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। पहले तो बड़ा सवाल ये है कि एथेनॉल के मिलावट से गाड़ियां नई जो चल रही हैं, वो दरअसल अप्रूव किसने किया? क्योंकि बार बार जो मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रूव किया। तो क्या वाकई में पेट्रोलियम मंत्रालय की ये गलती है और ये ठीकरा किसी और पे फोड़ा जा रहा है, या फिर सरकार जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग कोर्ट में अपनी बॉल फेंक करके जनता को कंफ्यूज कर रही है कि एग्जैक्टली किसकी गलती है? तो क्या नितिन गडकरी जो कि खुद कैबिनेट मंत्री हैं, पुराने मंत्री हैं, पुराना बड़ा चेहरा है, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनको इस तरह से क्या फंसाया जा रहा है एथेनॉल के मामले में? और अगर नहीं फंसाया जा रहा है तो क्या वाकई में एथेनॉल का अप्रूवल जब दूसरे ने दिया है तो इनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन क्यों किया जा रहा है? ये कहानी क्या है एग्जैक्टली समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी से। सर से ही जी चर्चा करते हुए आगे बढ़ा के समझेंगे। सर, ये कंफ्यूजन क्या है? अगर कोई सरकार का मंत्री कहता है कि ये मैंने अप्रूवल नहीं किया, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रूव किया है, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो बाहर से विपक्ष से तो है नहीं। जी देखिए, दो बातें हैं। वो आश्चर्यजनक रूप से ये कमाल की बात है कि एक मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा मंत्रालय दूसरे पे डाल रहा है। दोनों एक कानूनी बात को छुपा रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर जो आवाजें उठी उन्होंने भी ये बात नहीं की। ये जो मंत्रालय है हमारा, जो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है, इसके तहत एजेंसियां नियुक्त हैं जो इस तरह के किसी भी परिवर्तन के लिए पूरा एक परीक्षण साइकिल चलता है। उस परीक्षण जी। में पॉल्यूशन होता है, परफॉर्मेंस होती है, और अन्य चीजें होती हैं। उनके मानदंड बने हुए हैं। उन मानदंडों को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उसे परमिशन मिलती है, फेल हो जाता है तो उसे फिर वापस भेज दिया जाता है कि तुम इसको क्वालिफाई करने के लिए फिर से चेंज करके लाओ। इस मामले में ये कहीं नहीं रिपोर्ट हुआ। ये बस अनाउंस हो जा रहा है कि सब हम E10 लगा दे रहे हैं, अब E20 लगा दे रहे हैं, और E30 आ जाएगा, अब 85 भी आ जाएगा। ये चेंज जो है, ये इसके लिए हर व्हीकल को टेस्ट में जाना होता है। जितने भी व्हीकल मॉडल आप देख रही हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होना है, इनका सबका इस नए फ्यूल पे टेस्ट होना मतलब हर चाहिए। मॉडल, जैसे होंडा सिटी का होगा एक मॉडल जाएगा, इनोवा होगा एक जाएगा, ऐसे। हाँ, अरे हमारे 400-500 मॉडल है। ट्रक्स, हर चीज में तो ये तो फ्यूल तो सब में जाता है ना। जी। ट्रक्स है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, मतलब जाने कितनी वाहन है, मतलब 50 किसी E20 कंपेटेबिलिटी है कि नहीं इन सब वाहनों की, हर एक की? नॉट ओनली कंपेटेबिलिटी, उनका रिजल्ट क्या है। अभी जो हमें हम्म। गाड़ी दी गई, जो हम गाड़ी चला रहे हैं, उसका एक रिजल्ट हमारे सामने है कि ये पेट्रोल फ्यूल पे है या डीजल फ्यूल पे है। इसका इतना माइलेज है, इतना पॉल्यूशन है, ये आपको पॉल्यूशन टेस्ट कराना है, ये फलाना है। उस हिसाब से आपने गाड़ी खरीदी। बीच में एकाएक आपने फ्यूल बदल दिया। हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है ही नहीं, न कंज्यूमर के सर, पास, कुछ न गाड़ियां हैं जिसमें E20 लिखा हुआ है, तो हम्म। सब कह रहे हैं कि E20 लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी वो आप दिक्कत आप कर रही बताइए, हैं। आप जो नई गाड़ी आ रही है वो E20 कंप्लायंट, वो टेस्टेड है। लेकिन पुरानी सारी गाड़ियां जो इस समय सड़क पे हैं, वो बिना टेस्ट के इन्होंने लागू कर दिया है। ये गैर कानूनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो लोग ये सवाल भी उठाते हैं वो ठीक से पढ़ते उड़ते नहीं है। नहीं ऐसा कर सकते। और मंत्री वगैरह कैसे इसको हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईटी जी। बन गई। जी। बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एसआईटी का मतलब होता है कोई अगर एफआईआर है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल एजेंसी को हमने दे दिया, एक हाँ, बॉडी वो बना एज दी। पर प्रोसेस स्टेजेस में आती है वो चीज। यहाँ एसआईटी पहले बन गई, एफआईआर बाद में हो रही है। जांच अब फैजाबाद पुलिस कर रही है। हम लोगों को सबको उल्लू बनाया जा रहा है कि एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच किसी कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये जांच जो है किसी मुकदमे की नहीं हो रही है। ये एक्चुअली इंक्वायरी है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये फर्क है। इसी तरह से इसमें भी है कि इसमें एथेनॉल पर उन गाड़ियों का जो पहले से प्रचलन में है, जो इसके लिए टेस्ट नहीं की गई थी, क्योंकि ये टेस्ट तो बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। ये गाड़ियां, इन गाड़ियों में ये फ्यूल इस्तेमाल कैसे हो सकता है बिना टेस्ट किए हुए? आप तो सर, बता दें मोटर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये सब चीजें तो उसके भी संज्ञान में होनी चाहिए, अप्रूवल होने से दोनों पहले, को, क्योंकि तेल तो वही डाल रहे दोनों हैं फाइनली गाड़ियों में। दोनों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री प्राइमरी है, तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन में इतना डिफरेंस क्यों सर दोनों में? मोटर व्हीकल एक्ट को गवर्न करती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। जी। ये इस एक्ट का रूल है। उसके जो रूल्स हैं, मोटर व्हीकल रूल्स, ये उसके तहत होना चाहिए।
आप और गाड़ी पेट्रोल अगर लेन से आउट चलाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान तो काट देगा, लेकिन आपकी गाड़ी में एथेनॉल की से गाड़ी ना चले तो फिर क्या होगा? जी, जी, जी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किस तरह से आपकी मर्जी के बगैर आपकी गाड़ी में आपको गन्ने का जूस डाल करके भेज दिया जा रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर ये सब हो रहा है, बर्लिन में कई जगह पर ऐसा हुआ है। ब्राजील ने किया है बड़े पैमाने पर। हाँ। ब्राजील ने अपने यहाँ इसके लिए कंप्लायंस जो है पहले से इम्प्लीमेंट कर दी थी। ब्राजील हाँ। ने किया था। उसके अलावा लैटिन अमेरिका में भी नहीं कोई करता है। और फिर उसकी 10% पे ये लोग कर रहे हैं। उसकी इकोनॉमी भी देखनी होती है। अगर उससे हम्म। व्हीकल का माइलेज घट रहा है तो कंज्यूमर पे तो आपने चपत लगा दी। आप पैसे उतने ही ले रहे हैं। पैसे आपने हम्म। बढ़ा भी लिए युद्ध की वजह से। पैसे आप ज्यादा ले रहे हैं। माइलेज उसका जो जिसकी गाड़ी मान लीजिए 20 देती थी या 15 दे रही है इसकी वजह से, उसका 5 किलोमीटर का तो आपने बेवजह पैसे भी बढ़ा लिए और वो भी आप उसे वो दे रहे हैं। दूसरे इसमें जंग बहुत लगता है। तो ये जो सर उन्होंने एथेनॉल हम बना ये कहा है कि मंत्रालय ने कि भाई जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है वो हमें सीधा बताएं, हमें लिखें। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें बताइए। तो हर नंबर ऑफ आदमी कार्स। इस देश में ये संभव है हर आदमी जो मंत्री के पास पहुंच जाए और मंत्री सुन लेगा उसकी। इतनी सरल ऐसे बातें करते हैं। और हर आदमी बेचारा तो जिसको आप कष्ट दे रहे हैं आपने दे दिया। पूरे देश के इतने करोड़ों वाहन हैं, उन वाहन मालिकों को आपने कष्ट दे दिया। हर आदमी एक्सेसिबल मंत्री को सोच ही नहीं सकता। ये सर आप आपको एक लगता है लिंक इन बातों का चुनाव पे असर पड़ता है? क्योंकि नोटबंदी जैसी चीज तो ये देश बड़े आराम से। चुनाव तो बिल्कुल अलग चीज हो गया इस देश में। उन पर तो क्या हम्म। असर पड़ता है क्या नहीं पड़ता वो बात ही अलग है। चुनाव के मतलब वक्त चुनाव में आप कोई मतलब नहीं। आपकी सरकार होती है, आपके साथ चुनाव आयोग होता है, आप एकाएक 10,000 रुपए किसी के खाते में डालते हैं, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री डालते हैं, उसका अनाउंस करते हैं, सबको लिस्ट पकड़ा देते हैं कौन कौन लाभार्थी है, फिर आप उनके वोट ले लेते हैं। तो आप तो वोट खरीद लेते हैं। ऑफिशियली आपने एक ऐसा तरीका चुनाव आयोग की वजह से बना लिया। कोर्ट्स उस पर कुछ कहती नहीं है। तो ये जो फायदा ले रहे हैं ये, अब चुनाव नॉर्मल कहाँ है, कैसे हो सकते हैं? और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खजानों पे आपका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोकल भ्रष्टाचार निरोधक ग्रुप और ये सब एक्ट करेंगे, पुलिस करेगी, और जो सरकार है उसके लिए सब छूट होगी। तो ऐसे कैसे चुनाव होगा जब हम जानते हैं हम्म। चुनाव में जो सीमा है उससे बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये एक हम्म। स्थापित सत्य है। हमारी यहाँ पार्टियों को जो सत्ता में रहती है मतलब बहुत सारा जिसकी लाठी उसकी भैंस। है। जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आया हुआ आंकड़ा है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी को लोग बॉन्ड में पैसा दे रहे थे, कितना ज्यादा पैसा दे रहे थे। बिल्कुल आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अकाउंट्स देखते हैं कि बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ पड़ा है और विपक्ष की सारी पार्टियां मिला के देख लें तो 2,000 करोड़ भी नहीं है, 3,000 करोड़ भी नहीं है। मुकाबला और क्या जिन है? कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले उन सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड दिया है। पैसे दिए तो हम्म। धंधा लो, पैसे दो सीधे, तो सरकार को ये सब एडवांटेज है। प्लस उसी के पास एजेंसियां हैं, उसका पैसा नहीं पकड़ा जाएगा, उसके लोग नहीं पकड़े जाएंगे। दूसरे अब तरह तरह की बेईमानियां करते हैं। अब एक बाय इलेक्शन हो रहा है बिहार में, उसमें एक महिला प्रत्याशी है, निर्दलीय है, सोशल एक्टिविस्ट टाइप की है। उसे एक पुराने मुकदमे में आपने उठा लिया। ठीक 8 साल 6 साल पुराना मुकदमा है। और आप ठीक इसी समय आपको याद आया कि उसकी अरेस्ट जरूरी है उस मुकदमे में, जब वो चुनाव में आज नॉमिनेशन करने जा रही थी। ये सब सुविधाएं हैं सत्ता को। और ये पहले भी थी, पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी गलतियां हुई हैं। ये नहीं कि वो सब दूध के धुले थे, लेकिन ये तो इन्होंने गलतियों को एकदम स्वीकृत करा लिया है। उनको कोई शर्म वरम थी, उस समय कहा जाता था तो उसमें बदलाव हो जाता था। इनको कोई लाज शर्म का प्रश्न ही इन्होंने खत्म कर दिया। बस ये कह देंगे कांग्रेस में भी तो ऐसा होता था, फलाने में भी तो ऐसा होता था। ये क्या तर्क है भाई? गलत गलत है। 2 लोग गलत करें, 3 लोग गलत करें, एक आदमी गलत करे, गलती तो गलती है ना। गलती वो तब भी गलती थी और गलती आज भी है। गलती को जी। सुधारिए भाई। ये जी। हाँ सर, मतलब कुल मिलाकर के इसमें ये भी साफ नजर आ रहा है कि मंत्रियों के बीच का कोऑर्डिनेशन वाकई में नहीं है। एक तो ये भी दिखता है, दूसरा वो उस कोऑर्डिनेशन में जनता को थोड़ा सा फंसाना भी चाहते हैं, ये साफ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।